अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, इस वक्त मुल्क के सियासी हालात पर तो काफ़ी कुछ हो रहा है, जहां एक तरफ हम अवामी मसाइल का जिक्र कर रहे हैं कि जहां हम देख रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है, वहीं अब एहतजाज का सिलसिला भी शुरू है। ये कहाँ जाकर रुकेगा, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। ये भी देखेंगे कि पीपल्स पार्टी खुद PDM के साथ मिलकर मुख्तलिफ फैसलों का हिस्सा रही है, तो अब वो किस तरह से एहतजाज कर रही है और किसके खिलाफ कर रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिरकार अब ये तो तय हो गया है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ थोड़ा जल्द करने के लिए राज़ी है और उसके बाद ये भी कह रहा है कि उनकी जानिब से शेड्यूल भी इलेक्शन का अनाउंस कर दिया जाएगा। तो क्या इससे अब हम एक यकीन कर लें कि वाकई इलेक्शन तो हो जाएंगे, भले 90 दिन के अंदर ना सही उसके आसपास ही कहीं हो जाएंगे। ये बड़ा हौसला अफजा है अगर ऐसा होता है। एक अहम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अभी इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी डिस्कशन रहेगी प्रोग्राम में। कौन वापस आ रहा है लंदन से, नहीं आ रहा, परवेज़ इलाही साहब को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, इस पर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मैं खुद कहती हूँ शर्मिला फारूकी साहिबा को, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुख्तलिफ उमूर के हवाले से उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ से ही बात का आगाज़ कर लेते हैं कि जैसे अभी हमने शुरू में भी दिखाया, लोग कितने परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं और बिल्स ने बहुत परेशान किया है और पीपल्स पार्टी भी इस एहतजाज का हिस्सा बन रही है, जो कि लोग निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर। पहले हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो फैसले थे उसका हिस्सा रही है पीपल्स पार्टी, हुकूमत का हिस्सा रही है, तो फिर कैसे अब वो एहतजाज भी कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस हवाले से ये जमातें एहतजाज करती हैं तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाती हैं। अच्छा। हाँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि किसने इन्हें कहा था कि ये हुकूमत में आए, किसी ने मजबूर किया था इन्हें, जब पता था हालात का, और उसके बाद ये आए और फिर हुकूमत में सब मिल के फ़ैसले किए, और जब उसके बाद अब ये जा रहे हैं, वापस चले गए हैं और निगरान हुकूमत है, तो अब इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। मज़ा तो फिर था ना कि उस वक्त हुकूमत में रहते हुए फिर ये हुकूमत में पहले आते ही ना, अगर आ गए थे तो फिर हुकूमत छोड़ देते। किसी ने मजबूर तो नहीं था किया। नहीं, ये जो आपके ख्याल से टैक्सेस हैं या जो इस वक्त महंगाई हो रही है, इसकी जिम्मेदार क्या निगरान हुकूमत है? नहीं, देखें निगरान हुकूमत किस तरह से है। आप सिर्फ इसलिए कि निगरान हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है तो आप उसको जिम्मेदार तो करार नहीं दे सकते। मेरी ज़ाती राय में इसकी जिम्मेदार PTI की हुकूमत है, इसकी ज़िम्मेदार PDM की हुकूमत है। ये जो पिछले 5 साल जिन्होंने हुकूमत की है और IMF के साथ दोनों ने, जिस तरह से PTI ने IMF के साथ मुआहदे के साथ खिलाफ वर्जी की, उनको नाराज़ किया, फिर PDM ने जो ताख़ीर की, तो ये आप किसी तरह भी बरी जुमा ने किसी को करार दे सकते। ठीक है, शर्मिला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, आपके वक्त का शुक्रिया। और यहीं से बात का आगाज़ हम कर रहे हैं कि क्या ये जो मौजूदा महंगाई है, बिजली के बिल्स का इजाफा है, पेट्रोल का इजाफा है, क्या इसकी जिम्मेदार निगरान हुकूमत है आपके ख्याल से, जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो किसके खिलाफ कर रहे हैं? जी शुक्रिया समीना। देखिए, बात यह है कि ये तसलसल चला आ रहा है PTI की हुकूमत का, जो इमरान खान की सरबराही में थी। और आपको याद होगा कि हमने उस वक़्त एक महंगाई मार्च निकाली थी, क्योंकि उस दौरान अनप्रेसिडेंटेड महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का इजाफा हुआ और आवाम पिसी चली जा रही थी। उनकी गलत पॉलिसियाँ, गलत माशी फ़ैसले और फिर जिस तरीके से उनकी एक IMF के साथ जो बातचीत चली और ना चली, जिसमें बिगाड़ आया, वो तमाम चीज़ें, जिस तरीके से आपकी सर्कुलर डेट बढ़ता चला गया, फिर आपने देखा कि बिजली माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया और न जाने कितने माफिया जिनको उन्होंने कहा था कि जी उनका खात्मा करेंगे, वो इनके लेफ्ट और राइट पे बैठे थे। तो पाकिस्तान का जो बिगाड़ हुआ ये उसी का तसलसल है। PDM की हुकूमत आई, 16 महीने का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और मैं समझती हूँ एक स्ट्रगल थी, क्योंकि वो हुकूमत नहीं थी। उसमें हमारी सबसे अवलीन जो तरजीह थी वो ये थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाए। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो शायद मज़ीद बर्बादी होती। जिस तरीके से IMF के साथ दोबारा रीनेगोशिएट किया गया, IMF से लोन लिया गया, वो अगेन एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। और 16 माह या 15 माह किसी भी हुकूमत के लिए दुरुस्तगी करने के लिए इंतहाई कम अरसा है।
अब वो तसलसल चला आ रहा है। ये तो मैं आपका आर्गुमेंट अगर एज इट इज मान भी लूं ना शर्मिला साहिबा, लेकिन अब एहतजाज किस बात का करें ना, फिर ये तो आपके ख्याल से नेसेसरी था कि IMF के पास जाना भी था, डिफॉल्ट से बचाना भी था, तो अब तो ये फैसले हो चुके, ये नेसेसरी थे, अब इस एहतजाज का क्या मकसद है? देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जो आई है उसमें कभी हम ये सुनते हैं कि कोई वजीर ये कहता है कि जी मैं $8 बिलियन से लेके एक्सपोर्ट को $25 बिलियन तक ले जाऊंगा। कभी हम ये सुनते हैं कि कहा जाता है कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते और आप सिर्फ मजीद महंगाई बढ़ा सकते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। और इन लोगों को किसने लगाया? आप लोगों ने ही तो लगाया ना, आवाम को नुकसान पहुंचे। देखिए, निगरान नहीं लगाया, हम नहीं लगाते। निगरान हुकूमत जब आती है ना, गवर्नमेंट ही लगाती है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है जाती। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर की मशावरत के तहत होता है और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लाएंगे या कोई ऐसे फैसले करेंगे जिससे आवाम को रिलीफ पहुंचेगा। अब अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि बातें इस तरह की हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई जब वो कहते हैं कि $8 बिलियन से लेके $25 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स को ले जाएंगे, तो फिर ऐसा लगता है, ये तासुर आता है कि शायद वो लंबे अरसे के लिए आए हैं। ये बातें करना भी मैं समझती हूँ नामुनासिब है। शर्मिला साहिबा, ये है कि एनर्जी की तरफ जाना है। शर्मिला साहिबा, ये फरमाइएगा कि जिस मिनिस्टर का आप बार बार जिक्र कर रही हैं कि उन्होंने कहा कि ये वो एक्सपोर्ट को ले जाएंगे, आमतौर पे तो ये कहा जाता है कि वो शरीक चेयरपर्सन हैं जो पीपल्स पार्टी के, उनकी रिकमेंडेशन पे वजीर बने हैं, तो वो भी फिर आपकी चॉइस है। दूसरी बात ये कि जो आप ये फरमा रही हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स ये करेंगे फैसले, तो आउट ऑफ द बॉक्स ही तो फैसले करके अपोजिशन लीडर ने और प्राइम मिनिस्टर ने जिन लोगों को हुकूमत में शामिल किया, पीपल्स पार्टी की मर्जी भी तो उसमें शामिल थी। जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने ऑन रैकेट ये कहा है, ऑन कैमरा कहा है कि हमारी मर्जी शामिल है। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की डेफिनेटली इसके अंदर जो रिकमेंडेशन थी वो बिल्कुल थी, लेकिन जो इवेंचुअल फैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर को लगाने का और काबीना को लगाने का, वो तो फिर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का है ना, उसमें पीपल्स पार्टी ने अपने नाम तो नहीं दिए। ये इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि मैं अपने नाम दे दूं, मैं अपने, तो फिर वो तो न्यूट्रल नहीं हुए ना। हमने जो नाम दिए थे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो उनमें से तो कोई नाम नहीं लगा ना। हमारा जिसे कहते हैं जो हमारे नाम थे उसमें से प्राइम मिनिस्टर लगता तो फिर हमारी जिम्मेदारी होती, और फिर वो आगे जो काबीना बनाता उसमें भी हमारी जिम्मेदारी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक इंटरिम न्यूट्रल सेटअप है। और इसका तो ये वैसे शर्मिला फारूकी साहिबा, इसका तो खैर ये मैंडेट भी नहीं है कि ये बैठकर बड़े बड़े कुछ फैसले करे, ये तो मेहमान सी एक गवर्नमेंट होती है। बहरहाल मैं चौधरी साहब को यहाँ पे शामिल करती हूँ। समीना, मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि बिल्कुल उनका मैंडेट नहीं है, लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है जो पिछली दौरे हुकूमत के अंदर जो लेजिस्लेशन हुए हैं उस लेजिस्लेशन को देखेगी और रिकमेंड करेगी और अमेंडमेंट पेश करेगी, तो ये भी इनका मैंडेट नहीं है। ये भी इनका मैंडेट नहीं है। तो फिर एहतजाज किस बात पर है? अगर वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं उनका मैंडेट नहीं है। इस बात का है। अगर वो कुछ नहीं करते तो फिर भी सब कहेंगे कि करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तो वो जाहिर है कुछ क्या ब्रीफिंग्स ही ले रहे हैं ना कि क्या बेहतरी हो सकती है। बिजली की नरखों में बढ़ावा करना, पेट्रोल के अंदर बढ़ावा करना, ये इनका मैंडेट नहीं है। ये तो वैसे पिछले महीने हो चुका हुआ था, उसी का बिल आया हुआ है। नहीं, ये इनको तो स्टेटस को मेंटेन करना है। They are supposed to maintain the status quo. ठीक है, चलिए मैं अब जरा चौधरी साहब को भी यहाँ पे लूंगी। चौधरी साहब, आपने शर्मिला फारूकी साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी है और जो सिचुएशन आपके सामने है, आपके नज़दीक अगर पीपल्स पार्टी या कोई भी इवन वो जमात जो कि पहले इस 16 महीने के सेटअप में हिस्सा रही है जाते हुए, वो इसमें अगर एहतजाज के लिए निकल कर कोई ये बता रही है, बयानियाँ बना रही है कि जी ये कोई ज़्यादती हो रही, तो वाकई ये सारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निगरान हुकूमत के ऊपर डाली जाए इस मौजूदा महंगाई की? हरगिज़ नहीं डाली जा सकती है, ना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ज़िम्मेदारी बिल्कुल पीडीएम और पीपल्स पार्टी की बनती है। जिस तरह, और आपको पता है जो आईपीपीज़ हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, ये तो लाए गए थे मिड 90s में, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी वज़ीर आज़म तब हुआ। उसके बाद
ये मुशर्रफ साहब के दौर में भी चले, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में दोबारा नेगोशिएट हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में नेगोशिएट हुआ। तो IPPs जो कि महंगी बिजली प्रोड्यूस करने का सोर्स है पाकिस्तान में, और उनके साथ वो जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं जिनका कोई मुंह सिर पैर नहीं है, यानी डॉलर्स में देना और कैपेसिटी पेमेंट्स करना, यानी बिजली की ज़रूरत हो जो वो बनाएं उसको इस्तेमाल किया जाए ना किया जाए, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी होगी वो पाकिस्तानी कौम पे करेगी। तो इसके ज़िम्मेदारान तो बाहर तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की हुकूमतें हैं, मुशर्रफ साहब की हुकूमत भी है जिन्होंने ये किया। अब आके कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं हो सकता। और ये जो अभी कह रहे हैं अपना शर्मिला साहब ने कहा कि मैंडेट नहीं है, मैंडेट की अमेंडमेंट आप खुद करके गए हैं। आपने इलेक्शन एक्ट में कि सेक्शन में जो डे टू डे अफेयर्स हैं, ख्वाजा आसिफ केस जो सुप्रीम कोर्ट का था उसकी वायलेशन में जाके एक अमेंडमेंट की, जाके जो है उनका मैंडेट बढ़ाया। तो इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल शामिल थी, वह हर तरह से शामिल थी। अब एहतजाज करना और ये समझना कि उसके बाद अवाम जो है वो शायद ये मामलात को यकीन करेंगे, तो ये मुश्किल है। PDM में शामिल जो पिछली हुकूमत है उसमें शामिल किसी भी जमात के लिए अपनी पोजीशन को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद मुश्किल होता जाएगा। ये जो मामलात स्टेटस को के कहा जा रहा है, तो निगरान हुकूमत को तो आए हुए अभी कुछ चंद दिन हुए हैं। जो स्टेट पिछले 16 महीने की कारकर्दगी है उस पर भी तो नज़र दौड़ाएं कि क्या किया है। IMF के पास जो मुआहदा होना था जब वो नहीं हुआ, और कौन से वज़ीर-ए-आज़म से इन्होंने इख्तिलाफ़ किया है, इन्होंने अपने नाम कौन से दिए थे। इनके जो वज़ारत ख़ारजा के लिए जिनका नाम जुनैनी साहब का दिया था वो इनकी तरफ से दिया कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो तो बिल्कुल ही कोई नहीं रह गए हैं, और अब पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई पाकिस्तान की इंटरनेशनली हैसियत भी नहीं रह गई है। बहुत सारी बातें हैं, ये वी कैन अंडरस्टैंड कि जो इस वक्त डिफेंड करने आएंगे मीडिया पे उनकी पोजीशन बहुत डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं, इकॉनमी के फैसले जो हैं इन्होंने जो लिए हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जिनको डिफेंड किया जा सके, तो किसी को भी मुश्किल पेश आएगी। फिर इमरान साहब इसका मकसद क्या है? क्या इलेक्शन चूँकि करीब है, हर पार्टी ने अवाम की तरफ जाना है, रुजू करना है अवाम से, तो क्या इसका मकसद अवाम की हमदर्दियाँ समेटना है, या फिर बेसिकली वही बात है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सके, जो वादे करके आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई, वो वादे फिर आपने उससे ज़्यादा भयानक अंदाज में सामने आए ना, हमारे सामने तो महंगाई और बड़ी कोई कम तो नहीं हुई, तो क्या इसका फिर मकसद क्या है इस सारी सिचुएशन? समीना, बात सीधी सी है। देखें, मुझे अगर आप ये पूछें इस वक्त जो हालात हैं, उस वक्त हालात ये हैं कि हर बंदा महंगाई से परेशान है, बिलों से परेशान है, पेट्रोल की कीमतों से परेशान है। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है। अभी पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है तो आप देखेंगे कि आज वाली कीमत से बिजली मज़ीद महंगी होगी। यानी जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो हर चीज़ महंगी होगी। अब आप इसको ये कहें कि जी ये निगरान हुकूमत क्यों कर रही है, तो निगरान हुकूमत वैसे वो कुछ कर रही है। निगरान हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है कि वो रिलीफ दे सके? मैं यही तो कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत ये कीमतें ना बढ़ाए तो क्या करे, फिर वो डिफ़ॉल्ट का अपने सर पे ले ले कि जी हम निगरान आए थे तो वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे। और PTI की हुकूमत और PDM की हुकूमत, ये दोनों तो मिसाली हुकूमतें थी। इन्होंने तो कमाल दूध शहद की नहरें बहा दी थी। IMF इनसे बहुत राज़ी था। निगरान हुकूमत का बेड़ा गर्क हुआ, ये जो सब कुछ ये ख़राबी पैदा हो गई। ऐसे नहीं है। ये दोनों हुकूमतें जो पिछली थी, मैं ज़्यादा माजी में नहीं जाता, फिर जैसे चोई साहब ने कहा कि IPPs तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उसमें शुरू हुए थे और उस वही बुनियाद बने महंगी बिजली के। उसके बाद आपने जिस तरह से IMF के साथ डील की, उस आप मिन्नतें भी करते और उन्हें आंखें भी दिखाते हैं। एक तरफ आप कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर आप गए। उसके बाद आपने इन्हें ख़राब किया। अब फिर PDM की हुकूमत आई और ये सब कुछ कह के आई कि जनाब PTI की हुकूमत ने और चेयरमैन PTI ने जो तबाही की है हम उसको ठीक कर देंगे। तो लेकिन 16 माह में वो कहते हैं अल्लाह हफीज, तो लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया कि इन्होंने तो पहले से भी बुरा हाल कर दिया।
चलिए बहरहाल थोड़ा मैं इस मामले को पॉलिटिकल उस पर लेके जाना चाहती हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा, इलेक्शन की तैयारी कैसी है? आप लोगों ने पहले वही बात मरदमशुमारी को नोटिफाई करने की मंजूरी भी दे दी, फिर बाद में अब आप लोग कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाब भी करवाएं, तो क्या पीपल्स पार्टी को नहीं मालूम था कि हल्का बंदियां तो फिर नहीं होंगी अगर मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाएगी? तो देखिए समीना, मर्दमशुमारी को एक्सक्यूज़ बना के इलेक्शंस को डिले करने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि आइन जो है वो सब कवानीन के ऊपर उसको सबकत हासिल है। अगर तो आइन आप पढ़ें तो उसमें कम से कम 3 जगह लिखा है कि इलेक्शंस विल बी इन 90 डेज़, अगर असेंबलीज पहले रिजॉल्व की जाती हैं। और जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सिंध के चीफ मिनिस्टर गए थे तो ये बात वहाँ पर आई थी, लेकिन वहाँ पर ये बताई गई बात कि देयर विल बी नो न्यू सीट्स इंक्रीज्ड। तो अगर नो न्यू सीट विल बी एडेड की बात हुई है, इसका मतलब है देयर इज़ नो नीड फॉर न्यू डीलिमिटेशंस। और अगर नई डीलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं है तो फिर तो इलेक्शंस 90 दिन के अंदर हो सकते हैं ना। और फ्रेश डीलिमिटेशंस की अगर बात की जाती है तो अगेन इलेक्शन एक्ट बड़ा है या आइन बड़ा है? कौन किसके ऊपर सबकत हासिल करेगा? आइन करेगा। और अगर आइन के ऊपर अगर आप पाबंदी से काम करते हैं और अमल करते हैं तो फिर इलेक्शंस 90 दिन लेकिन पीएमएलएन का तो मौक़िफ़ है कि वहाँ पर ये बात हुई थी, ऐसा नहीं है कि ये बात इस तरह से नहीं हुई थी कि भाई डीलिमिटेशंस, क्योंकि आइन तो फिर ये भी कहता है ना कि अगर मर्दमशुमारी होगी तो फिर नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होंगे। देखिए बात यह है कि अगर मर्दमशुमारी नई डी नोटिफाई होती, जो कि हुई, और जब ये कहा गया वहाँ पर इस बात की यकीन दहानी कराएगी कि नो न्यू सीट इज़ गोइंग टू बी एडेड। अगर कोई नई सीट नहीं ऐड हो रही है तो फिर तो डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं है ना, पुरानी डीलिमिटेशन ये यकीन दहानी किसने कराई थी? तो फिर कुछ बता सकते हैं इस बारे में शर्मिला साहिबा, किसने कराई थी यकीन दहानी? देखिए मैं तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर नहीं थी ना, लेकिन वहाँ पर जो लोग बैठे थे उन्हीं लोगों ने ये बात की होगी और उसी पे फैसला हुआ था कि जी इस सेंसस के बाद किसी किस्म की कोई नई सीट ऐड नहीं हो रही है। और अगर नई सीट ऐड नहीं होती है तो फिर डीलिमिटेशन की तो जरूरत ही नहीं है। और अगर डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं है और बिलफर्ज चलें एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि नई सीट ऐड हो रही है या कोई सब्ट्रैक्ट हो रही है, नई डीलिमिटेशंस की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप डीलिमिटेशंस की तरफ जाएं, आपने आइन को देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। आपने इलेक्शंस जो हैं आईनी मुद्दत के अंदर करवाने हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन शर्मिला साहिबा आप नहीं समझती कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस डिले हुए तो बेसिकली एक एग्जांपल सेट हो गई और उसके बाद एक जवाब मिल गया है कि अब आगे भी इलेक्शंस किसी भी वजह से डिले होते फिरें। तो आपने जब एक दफ़ा आइन को छोड़ा, आइन से दूर हुए, तो फिर अब दूसरी दफ़ा भी आइन से दूर होने में किसी को कोई शायद प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई सिस्टम में चाहता है कि इलेक्शन अभी टाइमली ना हो। तो आप नहीं समझते पीपल्स पार्टी को उस वक्त भी इस पर स्टैंड लेना चाहिए? नो समीना, देखिए टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। पंजाब में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कानूनी हुआ गैर कानूनी हुआ, दैट्स अ अलग डिबेट। वो तो फिर इसका मतलब आप रॉन्ग कह रही हैं उसको। वो किस वजह से असेंबली डिसॉल्व की गई, क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन की क्या इश्यूज थे, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला थे, मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक चीज़ गलत हुई है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसको आप प्रेसिडेंट बना लें और उसके ऊपर आप चलें और फिर इलेक्शंस ही ना कराएं पाकिस्तान के अंदर, बैठे रहें। एग्जैक्टली यही तो उस वक्त ये बात भी हो रही थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और यही मैं बात कह रही हूँ कि जब आपने ये तो चलिए आपने मान लिया कि ये गलत हुआ, लेकिन चौधरी साहब जब फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का और उसमें तो उन्होंने जो नजरसानी की अपील है वो उड़ा दी है इलेक्शन कमीशन की भी। उन्होंने कहा कि 14 मई वाला जो फैसला है वहाँ पर हम स्टैंड करते हैं। तो ये अब आपको लगता है कि ये फैसले के बाद तो और ये इस बात में क्लैरिटी आ गई है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में ही इंतखाब पहले भी होने चाहिए थे और अभी भी होने चाहिए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए समीना, कोई दो राय नहीं, क्लैरिटी तो बिल्कुल हमेशा से थी और आइन बड़ा वाज़ेह है कि असेंबली टूटेगी और 90 दिन में उसके इलेक्शन होंगे। अगर असेंबली की मुद्दत पूरी होगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन इस आइन शिकनी को उस वक़्त जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर क्या क्या बयानात नहीं आए। पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत, फिर यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम ने
धावा भी बोला और वहाँ पे जुलूस निकाल के एक इदारे को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया गया। अब पीपल्स पार्टी के पास या पीडीएम में शामिल जमातों के पास क्या इखलाकी जवाज़ है कि वो ख़ुद 90 डेज़ की वायलेशन में पेश रहें, अदालतों की जो ऑर्डर्स हैं उनको वायलेट करने में पेश रहें, और फिर जब अपनी बारी आए तो वो कहें कि इलेक्शन जो है टाइम पे होने चाहिए। अब इलेक्शन इस मुल्क में जब होंगे तभी होंगे, ना तो ये 90 दिनों के अंदर होने हैं, हो सकते हैं ना ये होंगे। जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपने बात की जाके, तो वो मुराद अली शाह साहब बहुत एक्सपीरियंस वज़ीर आला हैं, वो 2 टर्म्स पूरी कर चुके हैं। वो पीपल्स पार्टी जो है वो आइन की खालिक जमातों में से जमात है, उनको आइनी और पार्लिमानी जमहूरियत का बहुत तजर्बा है। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी से अंदर उठने वाली आवाज़ों को भी नहीं सुना। तब उस वक़्त जब तमाम लोग ये कह रहे थे कि एक गलत रवायत आप सेट कर रहे हैं, तो आइन शिकनी तो उस वक़्त की गई। तो दोबारा अगर इलेक्शन 900 दिनों में भी ना हो तो क्या उस पर फिर कोई जवाज़ रह जाएगा? ज़ाहिर है कोई जवाज़ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल क्लैरिटी है आइन में, पहले भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। अगर पीपल्स पार्टी अब भी सीरियस है इलेक्शन कराने में, तो मेरा ख्याल में तो इनको सदर पाकिस्तान के पास जाके ये आर्टिकल 48 सर एक मिनट सर एक जुमला सिर्फ 48 सब क्लॉज 5 के तहत उनसे इलेक्शन की डेट मांगनी चाहिए। ये एक संजीदा अमल होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। जी सर। चौधरी साहब, आप माशाल्लाह कानूनदान हैं, मामलात को समझते हैं, आइन पे भी बड़ी बारीक बिनी करते रहते हैं। सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, क्या पाकिस्तानी सियासी तारीख में कोई ऐसा काम है जिस पे आइन बहुत वाज़े ना और उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाती रही हो? चाहे वो मार्शल लॉ का नफाज हो, चाहे वो एमरजेंसी का नफाज हो, कौन सी ऐसी बात है जिस पे आइन बिल्कुल लाउड एंड क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी? लेकिन इमरान साहब, बात यह है कि खिलाफ वर्जी होती भी रहे तो हमें स्टिक तो आइन और कानून के साथ ही करना चाहिए। बिल्कुल हमें उसको अपनी दलील में और अपने बिलीफ्स में आइन और कानून को रखना चाहिए। यही फ़र्क है एक आमराना सोच में और जमहूरी सोच में, कि वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इससे जो है बिल्कुल दूसरी इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि माजी में या आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आइन की खिलाफ वर्जी की सपोर्ट की जाए या आइन पे होने वाले जो हमले हैं उनकी सपोर्ट की जाए। क्या इसकी फिर आइन को हमेशा मुकद्दम रखने की बात करना जरूरी है। नहीं देना चाहिए था, फिर तौहीन अदालत लगाते या अभी भी लगा दें, पता लगे अगले आने वाले किसी भी बंदे को कि भाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिले किया और डिले का शख्साना पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के निज़ाम को भुगतना पड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था तो उसका पैरा देना भी उनका काम था। सुप्रीम कोर्ट की ये बातें अब बहुत, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टू लिटल टू लेट, यानी बहुत थोड़ी, अब उसका कोई असर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा देर हो गई है, पुलों के नीचे से पानी बह गया है। उस वक़्त अगर कोई जज साहब खड़े होते और ये कहते कि मैं इस फैसले का, जिसने नहीं माना या वो इस्तीफ़ा दे के घर जाते या वो जो तौहीन अदालत की कार्रवाई करते, दोनों सूरतों में उन जज साहब का कद काट ज़्यादा बढ़ता। चौधरी साहब, मेरी राय में मुख्तसर से मेरा भी सवाल सुन ले और उसका जवाब दे दें। समीना ने अभी इंट्रो में एक बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दे दिया। वैसे तो मुझे इतराज़ है, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला ही अहम होता है, लेकिन आप नहीं समझते कि इस तरह से फैसले पे अमल ना करा के तो लोगों का ये रवैया होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अहम नहीं समझते? यही वो बेसिकली मेरा सवाल था ना कि पासदारी करवानी चाहिए थी आइन की। सर, अभी चौधरी परवेज अलाई साहब गिरफ्तार हुए हैं, अलीम आदिल शेख साहब गिरफ्तार हुए हैं, कौन से लीडर है गिरफ्तार? तो यहाँ पे तो आइन अगर रह ही नहीं गया तो बस सुप्रीम कोर्ट का लेकिन काम था, फ़र्ज था कि अपने वो पैरा देते अपने ऑर्डर का और उस पर अमल दरामद कराते, चाहे उसको कहते हैं कि अगर आसमान भी गिर जाए तो इंसाफ करते। बिल्कुल ठीक हो गया। शमीला फारूकी साहिबा, लास्टली मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन कर लूं, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आ जाता तो फिर उसके ये फरमाइएगा
कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों ही वो जमातें हैं जो इस वक्त 90 दिन में इंतखाबात के लिए एक पॉइंट जिनका एजेंडा है, बाकी लोग कुछ पसे पुश्त या कुछ मार्जिन देने के लिए तैयार नजर आते हैं। तो आप समझते हैं कि इस मामले पर पीटीआई के साथ मिलकर कोई बातचीत हो सकती है और कोई इस बारे में आगे जद्दोजहद को बढ़ाया जा सकता है ताकि दबाव बढ़ाया जाए 90 दिन के इलेक्शन के लिए? देखिए समीना, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हमें नहीं कि सरोकार के किसी को क्या चाहिए, पीटीआई क्या करे क्या नहीं कर रही है। जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके बाद मैं नहीं समझती कि पीटीआई के साथ बैठ के बातचीत हो सकती है, या वो वाकई कोई मुहिब्बे वतन जमात है, या उसमें कोई ऐसे लोग हैं जो वाकई पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए ये काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो मुकाबला है वो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई से है, और हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हकीकी हुकूमत आए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर जो आके वाकई अवाम की नुमाइंदगी करे और पाकिस्तान में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लेकर आए। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। इस मौके पर एक नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आएंगे और फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिटेल में हमें बात करनी है, और जैसे अभी कुछ पॉलिटिकल मामलात भी ज़ेर बहस मज़ीद लेकर आएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि माशी सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं ना पेट्रोलियम प्राइस जिस तरह से बढ़े हैं, आवाम की चीखें निकल गई हैं। पहले ही बिजली के बिलों ने उन्हें मारा हुआ था और ऊपर से रही सही कसर जो है वो पेट्रोलियम प्राइस ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से ओवरऑल ही हर चीज़ अब महंगी होगी। क्या ये सब कुछ IMF मुआहदे के तहत हो रहा है और आगे फिर कितना इसको मज़ीद बढ़ना है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। ओवरऑल जो एहतजाज वगैरह की कॉल्स नज़र आ रही है, इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, इस पर भी बात करते हैं। इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, आपने आज फिर हमें वक्त दिया। यहीं से बात शुरू कर लेते हैं डॉक्टर साहब। ये जो पेट्रोल है इतना महंगा हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब एक्सपेक्टेड है कि बिजली भी मज़ीद महंगी होगी, तो सर ये सारा कसूर IMF के खाते में डाल दें या फिर कुछ अपना भी हमारा कसूर है? 99.9% हमारा अपना कसूर है। इसमें मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पहली बात, IMF के साथ जो मामला तय हुए थे वो IMF की शराइत नहीं थी। IMF ने तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने पब्लिकली कहा था कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और आवाम को रिलीफ दें। हमारी हुकूमत ने नेगोशिएशन में कहा, पिछली हुकूमत ने, कि जनाब हम तो मालदार लोगों पर तो बोझ नहीं डाल सकते। वो बोला उन्होंने कहा आपकी मर्ज़ी है, हमने आपको तरीका बताया, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा GST बढ़ा दें, पेट्रोल बढ़ा दें, बिजली बढ़ा दें, गैस बढ़ा दें, तरक्याती खर्चात में कटौती कर दें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। उनका 100 बिस्मिल्लाह। तो पहली बात तो ये कि उनकी शराइत नहीं है। मगर जो दूसरी परेशानी की बात है, मैं माजी की बात ज़्यादा नहीं करना चाहता, निगरान हुकूमत के दौर में जो सबसे बड़ी तबाही आई है वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तेज़ी से गिर रही है। मगर असल कल्प्रिट वो है। दूसरी बात जो परेशानी की है कि जो इंटरबैंक मार्केट है और एक और ग्रे मार्केट होती है, उसके में फ़र्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी 15 रुपये फ़ी डॉलर गिरा इनके दौर में 14 दिन में, और 30 रुपये वहाँ गिर गया। इसका मतलब ये है, खुली मंडी में गिरने का मतलब ये है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर खुदा न खास्ता मज़ीद गिरेगी, नंबर एक। दूसरी ये कि पेट्रोलियम मसनूआत में शायद 2 मरतबा इजाफा हुआ है, 31 रुपये बढ़ गया। फिर उसके बाद बिजली के नर्ख बढ़े हैं। अभी पेट्रोल के नर्ख कुछ बढ़ेंगे, लेकिन बिजली के नर्ख अभी 1 से ज़्यादा मरतबा बढ़ेंगे, ये तो वाज़ेह है। ये वैसे बात हो रही है डॉक्टर साहब 90 रुपये तक के जाएगा फ़ी यूनिट, ये बात सही है? देखिए बात यह है कि 90 रुपये तक तो मैं अभी कह नहीं सकता, इसलिए कि अभी हमने कुछ उनके हाथ भी जोड़े हैं, IMF के साथ भी हाथ जोड़े हैं और ये कहा जी इंसानी हमदर्दी का मामला है। तो अभी कुछ मैं कहना क़िबलत वक्त इसलिए है कि हम डॉलर को रोकने में क्या है, वो हमारा इख्तियार है कि डॉलर को रोकें। अगर डॉलर को नहीं रोकते तो फिर क्या हो सकता है वो मैं भी नहीं कह सकता। मगर जो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड पर ये कह रहा हूँ कि अगर निगरान वज़ीर आज़म साहब और निगरान वज़ीर ख़जाना अगर चाहें तो बिजली के नरखों में उनके दौर में चंद हफ्तों में कमी मुमकिन है। अच्छा, अगर कोई उनको इससे इनकार है तो आपके साथ आपके आ जाए प्रोग्राम में, मैं अभी साबित कर दूंगा
कि जनाब कमी मुमकिन है पेट्रोल के नरखों में। कैसे डॉक्टर साहब, कुछ हमें भी बता दें। नहीं, वो मैं आपके नाजरीन को भी बताऊंगा, लेकिन मैंने पहले स्टेटमेंट पूरा कर लूँ। रुपए की कदर में बेहतरी मुमकिन है, लेकिन ताकतवर तबके जो हैं, चोर जो हैं, जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है, उनके मुफादात मुतासिर होंगे। लेकिन पिछली हुकूमतें हों, माजी की हुकूमतें हों, फौजी हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, एक पार्टी की हो, सब जो हैं उस तबकों को जो है ताकतवर तबके हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, कौमी दौलत लूटते हैं, उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। अब डॉक्टर साहब मेरा भी एक सवाल ले लें। बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म फरमा रहे थे बिजली के हवाले से इजलास में, और उसके बाद गुफ्तगू में उन्होंने कहा जी बात ये है कि ये ठीक है मामलात, लेकिन जहां हम बिजली की बात करते हैं वहाँ एक एक शहर में 200 मेगावाट, 300 मेगावाट और 500 मेगावाट तक चोरी हो रही है। तो ये वो अपनी बेबसी बता रहे थे, या वो अगर ये चोरी नहीं रोक सकते तो फिर बिजली तो महंगी होगी। सबसे आसान हल तो ये है कि चोरी रोक ली जाए और वो बोझ दूसरे अवाम पे ना डाला जाए। तो फिर IMF को खत लिख दें कि अपने कुछ आदमी भेजें कि जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर ले। फिर तो मैं तो आप देखें ना, मजाक के खेज जब कोई बयान आएगा तो उस पर क्या आदमी बात करे, शर्म की बात है ना। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि कैसे कमी मुमकिन है। ये अगर चोरी रोकना है, जब आप दहशतगर्दी की जंग में ताकतवर जो हैं दहशतगर्द, उनके साथ मुकाबला करके शहादतें ले सकते हैं, तो ये तो ऐसे लोग हैं कि इनको डंडे से मार पीट के बिजली रोकी जा सकती है। लेकिन क्या हम रोकना चाहते हैं? इसका जवाब है नहीं। लेकिन मैं तो असल में उस मेन बात करना चाहता हूँ, कमी कैसे मुमकिन है। मैं आपको यह कहूँ कमी कैसे मुमकिन है, बुनियादी बात यह है बिजली के नरखों में, पेट्रोल के नरखों में। और देखिए बात दरअसल क्या है कि हमने एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी, उसका वो था 2019 में, इमरान खान साहब लेके आए थे। उसमें कानून बना था, और वो कानून ये था कि जो लोगों के पास चोरी के असासे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हुकूमत के कंट्रोल में हैं, कानून में ये बना था कि हम उनके असासे जब्त कर लेंगे, उनकी जायदादें जब्त कर लेंगे, उनको 7 साल जेल भेज देंगे। अब हर आदमी अगर कानून की किताब नहीं पढ़ सकता तो मैं आपको बता दूं 14 जून 2019 के अखबारात निकाल दीजिए, बड़े बड़े इश्तहारात शाये कराए गए थे ऐसे। यानी FBI अगर चाहे, हुकूमत अगर चाहे, तो वो जो 41 लाख आदमियों की फहरिस्त तो उनके पास रेडी है। और उसमें असासे जब्त करने का मतलब मैं बता दूं, एक आदमी के पास अकाउंट में 3 करोड़ रुपया पड़ा है बैंक के अंदर, उसमें वो चोरी के पैसे का उस पर टैक्स नहीं दिया। आपकी तनख्वाह में जब मिलती है तो आप उसमें जो है टैक्स देते हैं, उसके बाद बचतें होती हैं बैंक में रखते हैं, उसमें फिर टैक्स लगता है प्रॉफिट में। ये वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया। तो क्या मुश्किल है उस कानून के तहत जो मैंने आपको बताया, उनको सिर्फ FBR से उन पे हाथ डाला जाए। लेकिन यहाँ चौधरी साहब से मैं एक बात जरूर पूछूंगी, चौधरी साहब, क्या ये मुमकिन है कि एक निगरान हुकूमत से हम ये चीजें एक्सपेक्ट करें? बैंकों में तो नहीं होती है जी। मैं देखिए, अगर आप पूरी इजाजत देंगे तो मैं आपको हुकूमत का तो समीना एक इशू है कि ये जो ब्लैक इकॉनमी है ये बैंकों में थोड़ी है, ये तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, ये तो लोगों का कैश है। अभी डॉलर्स की भी होर्डिंग हुई हुई है, लोग लेके घर रख रहे हैं। इसका तो हल जो है वो जब तक लोगों को एक एतमाद नहीं देंगे, इंसेंटिव नहीं देंगे, लोग अपने पैसे नहीं निकालेंगे। आप अगर पूरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर तो मकसद खत्म हो गया ना। मैंने आपकी अर्ज किया कि 41 लाख आदमी ऐसे हैं जिनके उन असासों की फहरिस्त जिसमें कौमी बचत स्कीमें, बैंकों के डिपॉजिट भी हैं। मैं आपसे देखिए, मैं रिसर्च का आदमी हूँ, मैं कोई अखबारों से पढ़ के तो आपको नहीं बताता ना। मैं आपकी खिदमत में यह कर रहा हूँ, बैंकों के डिपॉजिट जो चोरी के हैं उसकी तफसीलात जो है वेल्थ स्टेटमेंट में IBR के पास है। 41 लाख आदमियों के कौमी बचत में जो पैसे हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में जो है, बैंकों में जो है, और ट्रेजरी बिल्स में हैं, उसकी तफसीलात हुकूमत के रिकॉर्ड में है। कौमी बचत स्कीमों में लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में लगाया, सब मौजूद हैं। उसका मैंने हिसाब लगाया, 1100 अरब रुपया मुल्की कानून के तहत मिल सकता है। कानून मौजूद है, कोर्ट में। यानी ये तो वो बातें हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमें तो ये पता चला था कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आए या कोई इस टाइप का पॉलिटिकल टाइप सेटअप आएगा तो पता नहीं मुल्क बड़ा तरक्की करेगा। हमें तो बड़ी उम्मीदें बड़े बड़े लोगों ने आके दिलवाई, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो क्रैश कर गई। 250 पॉइंट से ज़ायद की कमी हुई है, डॉलर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पेट्रोल और बिजली की वजह से एहतजाज पर लोग सड़कों पर आ गए।
तो ये तो हमें कोई इस तरह नजर नहीं आ रहा कि इस तरह का कोई सेटअप संभाल सके। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं ना, हर चीज का सबूत मौजूद होता है जो मैं बातें करता हूँ। हमारे निगरां वजीर खजाना हैं, काबिल औरत हैं। 2018 में वो निगरां वजीर खजाना थी पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक टैक्स एमनेस्टी का इजरा किया था मुस्लिम लीग नून के दौर में, और ये कहा था कि 30 जून को ये ख़त्म हो जाएगी 2018 में। उसके बाद जो है ये लोग रोएंगे जो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, और उनकी आइंदा नस्लें भी रोएंगी। हम इतने सख्त एक्शन लेंगे। जब निगरां हुकूमत का दौर था, डॉक्टर शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना थी, तो 30 जून 2018 को वो एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो रही थी, यानी लूटी हुई दौलत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की स्कीम ख़त्म हो रही थी। उन्होंने 30 जून 2018 को एक समरी पेश की काबीना में कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। वो आर्टिकल 77 ऑफ आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी थी। वो इसलिए थी कि वो एमनेस्टी तो पार्लियामेंट ने पास की है, आपके दौर में ख़त्म हुई, उसे ख़त्म हो जाने दीजिए और आप उन लोगों पे हाथ डाल दें जिनके। लेकिन उन्होंने समरी पेश कर दी, आइन पाकिस्तान की 77 की खुल्ला खिलाफ वर्जी। हमारी काबीना जिसके वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे नासिरुल मलिक साहब, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, और अप्रूव करने के बाद सदर साहब के पास भेजी। सदर साहब ने उसको अप्रूव कर दिया। 30 जून 18 को रात को 12 बजे ख़त्म हो रही थी। 2 घंटे पहले ऑर्डिनेंस इशू हो गया कि वो इसमें हमने तौसी कर दी है। आप ये बताइए, आपने आईन पाकिस्तान तोड़ा है, सब ने तोड़ा है मिलके, और 12 बजे से बजने से पहले उसको तो एक्सटेंशन दे दी। वो आईन तोड़ने की तो अभी हम रो बैठे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं दोनों से ज़रूर इस पर भी कमेंट लूँगी, और फिर जो परवेज़ इलाही साहब का मामला मैं लास्ट में उस पर भी ज़रूर बात करना चाह रही हूँ। मैं चौधरी साहब आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगी, आपको लगता है कि अगर अभी भी इलेक्शन कमीशन 90 डेज़ में इलेक्शंस का ऐलान कर दे और कुछ सूरत हाल लगे कि आगे कोई आके मुंतखब हुकूमत आएगी, वो मामलात को देखेगी, तो कुछ बेयकीनी की कैफियत का खात्मा होगा, तो कोई ठहराव आएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन का तो देखिए माजरत के साथ वो जो आज उन्होंने एक ऐलान किया कि जी हम इसको डिलिमिटेशन को 15 दिन और शॉर्टन करेंगे, देखिए इस तरह से तो हल्का बंदियाँ वो तो बड़ा सीरियस इशू है, उसको इस तरह से मजाक में तो नहीं लेना चाहिए कि जब दिल किया छोटा कर दिया, जब दिल किया बड़ा किया। एक स्टांस लेना चाहिए ना, एक ठोस दलील होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। अगर वो हल्का बंदियों के लिए जा रहे हैं तो हल्का बंदियों तो एक सीरियस एक्सरसाइज है जिसका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है पार्लिमानी जो है निज़ाम के ऊपर। 90 दिन में इलेक्शन तो समीना मुझे नहीं नज़र आ रहा। चलिए कोई तो डेट अनाउंस कर दें, जो टाइम दिया जा रहा है फरवरी की कुछ तो अनाउंस करें, को पता लगे कि इलेक्शन होने जा रहा है। अनाउंस होने की बात नहीं है, डेट अनाउंस करने से कोई कुछ भी नहीं होगा। ये बेयकीनी की सूरत हाल इलेक्शन के बाद भी प्रिवेल करेगी। बात यह है कि ये एक कानूनी बात बिल्कुल ज़रूर है, आइनी बात ज़रूर है, उसका पैरा तो होना चाहिए या उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन बेयकीनी की सूरत हाल की वजूहात और हैं, वो माशी वजूहात हैं, और वो माशी और इक़्तिसादी वजूहात को एड्रेस करने का तरीका भी ये नहीं है। मैं डॉक्टर शाहिद साहब की बात से बसद एहतराम इख्तिलाफ़ करता हूँ। ऑर्डिनेंस जारी करना सदर मुमलिकत का इस्तेहकाक होता है, और वो तब होता है जब असम्बली सेशन में ना हो। अगर उस वक़्त ये हुआ था तो आइन तो नहीं टूटा ना, आइन तो टूटा है जब 90 दिन पे इलेक्शन नहीं हुए। आइन तो जब बहुत दफ़ा टूटा, लेकिन उसकी कोई हम सज़ा तो नहीं दे सके। जो हमारी ये जो सिचुएशन है ये तब समीना जो है ये ख़त्म होगी जब सारे एक टेबल पे बैठ के रूल्स ऑफ द गेम्स तो तय करेंगे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो, उसमें सियासी लोग भी हों, उसमें शायद जुडिशरी को भी बैठना पड़े, स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़े, तो तभी जाके ये मामला सेटल होंगे। इलेक्शन जो है वो कराने से इमरान साहब से इस पे जरूर कम। इमरान साहब वैसे मेरे भी सवाल का कमो बेश यही मतलब था कि अगर एक कंसेंसस के साथ एक पहले माहौल बने, डेट अनाउंस हो, लोगों को पता हो कि भी आगे चल के अब ये चीज़ें इस तरह से होने जा रही हैं, तो उससे बेयकीनी भी ख़त्म होगी, उसी से फिर आगे मुआशी इस्तेहकाम की राह भी खुल सकती है। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसे हालात में ऐसी कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट करें? समीना, पहली बात तो ये है कि आप जो बातें कर रहे हैं ना, चौधरी साहब ने जो बात की है या आपका जो सवाल है, ये आइडियली तो बड़ी अच्छी सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ इस तरह की सूरत हाल है नहीं, हालात ऐसे नहीं हैं। हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, लेकिन मेरी ज़ाती राय में इस वक्त मामला इस तरफ नहीं है, या वो लोग
नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूं। मेरी राय यही है, मेरी सजेशन वो हो सकती है, लेकिन मेरी राय वो लोग जो ये एक टेबल पे सबको बिठा सकते हैं वो खुद अब इस मूड में नहीं है, वो टेबल के एक तरफ ही हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है, देखिए कि 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो लेके आई है। तो अब उस जब तक मामला तो सारे क्लियर नहीं होते, चीजें एक तरफ नहीं जाती, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई हालात। और इस तरह की आपकी बात को सपोर्ट करती हैं वो चीजें जो अभी भी हो रही हैं। परवेज इलाही साहब को फिर से रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ा अजीब सा उनका गिरफ्तारी का सारा वो जो मामला भी रहा है, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनको भी MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबकि MPO के खिलाफ कितनी अदालतें फैसले दे चुकी हैं, फिर भी बाज नहीं आ रहे। ना अब बात सुन लें, हमारे वाकफा ने हाल जो है उनका तो ये कहना है कि ये बात कल तय कर ली गई थी कि जो भी फैसला आए परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार करना। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह सुन लें। इसीलिए इस्लामाबाद से इस्लामाबाद पुलिस रात की लाहौर पहुंच चुकी थी। राइट। हाँ जी, अब इस्लामाबाद पुलिस रात से यहाँ मौजूद थी लाहौर में, और ये बात तय थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब के मुतालिक अगर इस तरह को फैसला आता है, अब देखिए ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का चुनाव ही क्यों किया गया, तो ये इसलिए किया गया कि ये एक्सपेक्टेड था कि शायद कोर्ट इस तरह का फैसला दे दे कि जिसमें कहा जाए कि किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और दिया गया ये फैसला, तो यही फैसला दिया गया कि किसी भी मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, उनकी सियासत से, उनकी सियासी सोच से आप 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक बूढ़े आदमी है, 75-77 साल के करीब उनकी उम्र है, बीमार भी हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं। जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, लतीफ़ खोसा साहब की गाड़ी में थे, वो नहीं निकल रहे थे, उनको तकरीबन खींच के निकाला गया। देखिए, हाँ नहीं, वो लेट गए, बाकायदा लेट गए, उनको लोगों ने, आपने पुलिस वालों ने जिस तरह से निकाला और लेके गए, तो इसलिए इस्लामाबाद लेके गए कि वो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की हदूद से बाहर हो जाए, बिल्कुल ठीक है, हदूद से बाहर हो जाए। इस्लामाबाद की अपनी हाई कोर्ट है, और फिर आज जुमा है, आगे हफ्ता इतवार, और ये सारी चीज़ें। तो 3 MPO जो है उसमें खत्म हो रहा है। मैं जरा ये चौधरी साहब से भी इस पर बात कर लूँ। चौधरी साहब, बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला दिया था ना 3 MPO के तहत, वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा जानदार फैसला था, और तकरीबन हर मेरा ख्याल है कि जो मैंने जिन भी लोगों की राय सुनी उस पर सब ने उसको सराहा। बार बार अदालत ये फैसले दे रही है, इसके बावजूद MPO के तहत जो है ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ये जो परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी है, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या इस पर हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही इस पर बात भी, बंदा अब क्या करे फर्दर। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से हुई है, वो उसकी तो आइन और कानून में तो गुंजाइश कोई नहीं है। अब ये यहाँ पे आए हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे भी पटिशन फाइल होगी, फिर वो किसी जज साहब के पास लगेगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ऐसे फैसले आए हैं जिसमें 3 MPO को, ख़ासकर जो शानदाना गुलजार और अफरीदी साहब हैं, उनके केस में जो फैसला जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं, वो फैसले जो हैं, इस किस्म के फैसले जो आए हैं, वो यहाँ पे भी प्रिवेल कर जाएंगे। लेकिन इससे एक जो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि निगरान सेटअप का जो तासुर है वो अवाम में बहुत बुरा जाता है। इस किस्म के जो विजुअल्स हैं उससे कोई जो है वो मामलात अच्छे नहीं, पैगाम अच्छा नहीं जाता। तो कोशिश करनी चाहिए सबको कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक टेबल पर बैठ के कोई मामलात को हल करें, ताकि ये सारे विजुअल्स, ये सारे मामलात जो हैं, इनसे हट के भी कोई पॉजिटिव काम आए, ताकि लोगों का जो एतमाद भी बहाल हो और वो अपने मुल्क में जो माशी और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। वैसे चौधरी साहब, निगरान हुकूमत के बारे में किसी को कोई शक व शुबा था कि वो कोई इस तरह का तासुर कायम करेगी कि जिससे इस तरह के व्यूज़ ना आए सामने? ये सर, ये किसी को तासुर था या नहीं, मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है, बेहतरी की तरफ मैं तो क्या उसके नज़र में बात कर रहा हूँ कि इस किस्म के विजुअल्स जो हैं वो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाते। अच्छे देखिए, कोई भी काम हो, किसी के साथ भी हो, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक हो तो बेहतर लगता है। अगर वो इस किस्म के इस तरीके से हो तो उसकी मुनासिब नहीं लगता, और उसे अवाम में बदएतमादी मज़ीद बढ़ती है। हालात भी अच्छे नहीं हैं, लोग पहले जो हैं वो महंगाई की वजह से परेशान हैं, फिर इस किस्म की जो विजुअल्स है, ये मामलात हैं, वो ऐड ऑन करते हैं, इससे इज्तनाब बेहतर होता है।
राइट चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, यहीं पर आज प्रोग्राम को समेटते हैं। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, वी होप कि सैनिटी प्रिवेल करे और कुछ बेहतर फैसले लिए जा सकें मुल्क और कौम के मफाद में, क्योंकि जो भी ये पिछले कुछ अरसे से इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है उसका खमियाजा सरासर आवाम को भुगतना पड़ रहा है और अब तो सूरत हाल यहाँ तक आ गई कि उनकी बस हो चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।